गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था। पहला पार्ट पढ़ा था कि लुई 16 के आने के बाद कैसे जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो डेब्ट में गई थी, एंड फिर हमने देखा था कैसे कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी थी, जिसमें पहले दो जो स्टेट्स कहते थे उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था, और जो थर्ड स्टेट थे उनको टैक्स भरना पड़ता था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो 1.2 में सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में, जिसमें पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने से जितने भी कमोडिटीज़ थे, गुड्स थे, उनके प्राइसेस बढ़े, बट सैलरी उतनी नहीं बढ़ पाई, जिसके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस आया, लोगों को रहने में प्रॉब्लम आई। यूनिट 1.3 से आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring out a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. फर्स्ट पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स ने बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए गए थे, जो टैक्सेस बढ़ रहे थे, और जितने भी फूड स्कैरसिटी हो रही थी, फूड की कमी हो रही थी, उनके अगेंस्ट। बट वो कहते हैं कि उन लोग को प्रॉपरली उस रिवॉल्ट को कैरी करना नहीं आता था, है ना, जिसके कारण कोई सोशल और इकोनॉमिक चेंज आए। उन लोग को पता नहीं था कि कैसे रिवॉल्ट करे, जिसके कारण सोशल और इकोनॉमिक चेंज आए। तो ये जिम्मेदारी किसने ली? ये जिम्मेदारी थर्ड स्टेट के उन लोगों ने ली जो कि रिच और प्रॉस्परस बन रहे थे, है ना, जिनके पास एजुकेशन था और न्यू आइडियाज़ थे। मैं आपको दिखा देता हूँ थर्ड स्टेट। ये देखिए, थर्ड स्टेट में जो ये हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट्स ऑफिशियल एंड लॉयर्स, इन लोगों ने ये जिम्मेदारी ली। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle classes, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society. In addition to merchants and manufacturers, the third state included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जैसे ही 18th सेंचुरी हुआ, एक अलग सोशल ग्रुप आया जिन्हें मिडिल क्लास कहते थे, है ना। और 18th सेंचुरी में आप लोग ये भी जानते होंगे कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई थी, तो मिडिल क्लास आए। इन लोगों के पास वेल्थ ज़्यादा था, पैसे ज़्यादा थे। और ये पैसे कैसे आ गए थे? क्योंकि इन लोगों ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चालू किया दूसरे अलग अलग नेशंस में। एंड ये जो थर्ड स्टेट्स थे, ये लोग किस चीज़ के अगेंस्ट थे? ये लोग अगेंस्ट थे कि किसी को भी, जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेज मिलता था बाय बर्थ कि उनको टैक्स नहीं पे करना है, तो ये लोग अगेंस्ट थे कि उनको, मतलब किसी को भी ऐसा हक नहीं होना चाहिए कि वो बाय बर्थ टैक्स पे ना करे। Rather, a person's social position must depend on its merit. इनको ऐसा था कि वो अपने काम से जाने जाए, अपने बर्थ से नहीं। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In these two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right. जो मतलब फ़िलासफ़र का आना चालू हो गया था। इस समय लोग आते थे एंड अपनी फ़िलासफ़ी बता के जाते थे। सबसे पहले जॉन लॉक का एग्जांपल दिया हुआ है कि जो उसने बुक लिखी थी टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, उसमें वो किसके अगेंस्ट था? डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइड एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, उसके अगेंस्ट था। रॉजी ने जो बुक लिखी थी, कैरी द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ बुक नहीं लिखी थी,
Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on the social contract between people and their representative. तो रोज़े का जो आइडिया था, रोज़े ने जो आइडिया था रोज़े का, वो किससे इनहेरिट हुआ था? वो जॉन लॉक से इनहेरिट हुआ था एंड उसने उसी के आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया था। उसने ऐसा कहा था कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों के साथ होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट और लोग जो हैं, जो उनको इलेक्ट कर रहे हैं, वो लोग आपस में तालमेल बनाए रखें। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ, मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. एक द स्पिरिट ऑफ द लॉ करके जो बुक है उसमें मतलब मॉन्टेस्क्यू जो तीसरा फिलोसोफर था उसने पावर को डिवाइड करने के लिए कहा गया था, मतलब कहा था कैसे गवर्नमेंट की पावर डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. जब फ्रांस ने 13 कॉलोनी को आज़ाद करवाया था यूएसए के, तो यही मॉडल वहाँ पे रखा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. आज हम लोग भी यही मॉडल फॉलो करते हैं. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस. और जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने इंडिविजुअल हर एक इंसान को जो राइट दिया था उसके ऊपर पॉलिटिकल थिंकर्स काफ़ी सोच विचार करते थे. द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर वे डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news of Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. So, जो भी फिलोसोफर कोई बात कहते थे वो डिस्कस होती थी, सैलून में डिस्कस होती थी, कॉफ़ी हाउसेज में डिस्कस होती थी. तो जब डिस्कशन चालू होगा तो चेंजेस तो आने ही हैं, पॉजिटिव चेंज मतलब होते हैं, कहीं पे भी डिस्कशन होता है तो या अगर लुई 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस. सो जब लुई 16 ने कहा कि मतलब टैक्स को बढ़ाना चाहिए, तो ये जितने भी लोग थे थर्ड स्टेट वाले, इनको गुस्सा आया कि मतलब टैक्स बढ़ाना चाहिए तो सबको पे करना चाहिए, अकेले उन्हीं को क्यों पे करवाते हैं. सो अब देखिए, जब उन लोग को गुस्सा आया तो उन लोगों ने क्या किया. लुई 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. हम लोगों ने पढ़ा था लुई 16 को क्यों टैक्स बढ़ाना पड़ गया था. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to the will alone. Rather, he had to call a meeting of the State General. अब जो फ्रांस में था, जब भी कभी किसी को टैक्स बढ़ाना होता था मोनार्क को, तो सिर्फ वो अपने डिसीजन से नहीं बढ़ा सकता था, उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल में, है ना. जैसे हमारा इंडिया में पार्लियामेंट है, वैसे उनका स्टेट जनरल है, और उसके बाद न्यू टैक्सेस के प्रपोजल पास होते थे. द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ पे तीनों स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे. फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी का था, सेकंड स्टेट नोबल वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे कुछ लोग, एंड थर्ड स्टेट जो पीजेंट्स ये सब थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. सिर्फ मोनार्क ही डिसाइड कर सकता था कि कब मीटिंग बुलानी है. लास्ट टाइम कब बुलाई गई थी? 1614. तो अब ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for the new taxes. 5th May 1789 को लुई 16 बुलाया एक असेंबली कि हमें नए टैक्सेस स्टार्ट करने होंगे. resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegate. The first
एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट. क्लर्जी से 300 लोग आए, नोबल से 300 लोग आए, who were seated in row facing each other on two sides. ये लोग बैठे हुए थे. While the 600 member of the third state had to stand at the back. थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन मैंने फर्स्ट सेक्शन में बता दिया था कि बहुत ज़्यादा था, तो उनके उधर से 600 मेंबर आए थे और सभी को खड़े रहना पड़ गया था. ये आप देख सकते हो, मतलब दो को प्रिविलेज ऑफ बर्थ मिला था एंड थर्ड जो थे वो थर्ड स्टेट से थे, इसलिए उनको खड़े रहना पड़ गया था. द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर. बट जो थर्ड स्टेट के जो 600 लोग गए थे वो सारे प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स गए थे. और आप लोग को मैंने इससे पहले ही बताया कि प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स है वो किसके अगेंस्ट थे? प्रिविलेज ऑफ बर्थ के अगेंस्ट. हाउएवर द peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. जो peasants थे, artisans थे और women को असेंबली में नहीं आने दिया गया था. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters with which the representatives had brought with them. हालांकि peasants, artisans and women लोग नहीं आए थे, बट उनके जो दुख वाले जो लेटर थे, grievances वाले लेटर थे, टोटल 40,000, वो जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के वो साथ में लाए थे. Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. अब जो वोटिंग होती थी उनका आप देख लो, 3 स्टेट थे, मतलब 300 लोग फर्स्ट स्टेट के थे क्लर्जी के, 300 लोग जो थे वो नोबल्स के थे और 600 लोग थे वो थर्ड स्टेट के थे. वोटिंग कैसे होती थी कि सभी हर एक स्टेट को, मतलब जो 3 स्टेट है उनको एक एक वोट देना है. This time to Louis XVI was determined to continue the same practice. Louis XVI ने कहा कि सेम प्रैक्टिस करते हैं. But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. देखिए कैसे one vote one value आ रहा है, जो अभी हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in the book The Social Contract. ये सब आपको बुक के नाम याद रखने चाहिए, MCQ में आ जाते हैं. When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. किंग ने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. अब मैं बताता हूँ कि थर्ड स्टेट ने ऐसा डिमांड क्यों किया था कि मतलब सभी को एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए. थर्ड स्टेट ने ऐसा डिमांड इसलिए किया था क्योंकि अगर सपोज दो मतलब आता है कि न्यू टैक्सेस बढ़ा दिए जाने, मतलब टैक्सेस बढ़ा दिए जाने चाहिए, हाँ या नहीं, तो क्लर्जी से आता कि बढ़ा देने चाहिए क्योंकि उनको तो पे करना नहीं है. नोबल से आता हाँ बढ़ा देने चाहिए क्योंकि उनको फिर पे नहीं करना है. और थर्ड वोट आता कि नहीं बढ़ाने चाहिए थर्ड स्टेट से क्योंकि उनको पे करना था. सो आप लोग देख सकते हो कि 2 लोग फेवर में हो जाते हैं कि बढ़ा देने चाहिए टैक्स और एक हो जाता है अगेंस्ट. सो जीते मतलब होता क्या फाइनल रिजल्ट, टैक्स बढ़ जाता है ना. सो इसीलिए थर्ड स्टेट ने कहा था कि जो 600 लोग हैं उनको हर एक को एक वोट की वैल्यू एक दो, क्योंकि वो पॉपुलेशन में ज़्यादा है. अगर 600 लोग वो करते तो फिर सीन कुछ अलग होता. अभी इससे लुई 16 एग्री नहीं किया और उसने वन वोट वन वैल्यू वाला सिस्टम नहीं किया. सो जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के व्यूज देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. ऑन 20th June they assembled in the hall of the indoor tennis court in the ground of Versailles. वो 20th जून को इंडोर टेनिस कोर्ट जो था वर्सलीज का जो ग्राउंड वहाँ पे असेंबल हुए. दे डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली और बोला कि हम ही नेशनल असेंबली हैं. एंड सो नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ दैट मोनार्क. और कहा कि जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं तब तक ये टेनिस कोर्ट को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि लाइक मोनार्क की पावर कम हो, है ना, नॉर्मल जो थर्ड स्टेट की पावर थोड़ी बढ़े. दे वर लेड बाय मिराबेau एंड एबे सिसिस. मिराबेau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. जो मिराबेau थी वो एक नोबल फैमिली में थी, बट वो तभी भी चाहती थी कि मतलब सोसाइटी में फ्यूडल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए. मतलब थर्ड स्टेट वाले फर्स्ट और सेकंड को बाय बर्थ, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड स्टेट में पैदा हुए हैं,
तो थर्ड स्टेट वाले उनकी सेवा करें ऐसा वो नहीं चाहती थी। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. उसने क्या किया, अपना जर्नल एंड स्पीचेस देने लग गया जितने भी लोग असेंबल थे वर्सलीज में। Abbasis, original a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? और जो एबेसिस था उसने एक पैम्पलेट लिखा व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट का। आप देख सकते हो यहाँ पे नेशनल असेंबली की पेंटिंग है ना। ओके। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often, bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On July 14, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अब देखिए, अब स्टोरी कनेक्ट होगी। एक तरफ नेशनल असेंबली में लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मग्न थे, दूसरी तरफ क्या हुआ था कि लाइक सीवियर विंटर के कारण बैड हार्वेस्ट हुआ था, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, जिसके कारण फिर से ब्रेड के प्राइस बढ़ गए थे। बेकरी शॉप में भीड़ लग गई थी। इवन जो विमेन लोग थी वो लोग अपना एंगर दिखाते थे शॉप्स में, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, भीड़ भी थी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्स ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और किंग ने ऑर्डर दे दिया था कि मतलब ट्रूप को पेरिस में जाना है। और यही क्या है, 14 जुलाई को जितने भी क्राउड जो गुस्से वाले थे वो लोग जाके बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर आए। यहाँ पे हम लोग स्टोरी को कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला देखिए, आपको क्या डेट दिया हुआ है, 14 जुलाई 1789। और यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि जब एक तरह कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रही थी कि लोग जाके बेस्टाइल को तोड़ रहे थे। अब कंट्री साइड की बात करते हैं कि कंट्री साइड में क्या होता है। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. गांव में ये बातें चल रही थी कि जो लॉर्ड हैं, जो किंग है, उन्होंने क्या किया है, कुछ लुटेरे हायर किए हैं जो कि मतलब गांव आएंगे और जितने भी हमारा क्रॉप, जो पके हुए क्रॉप हैं, वो काट के लेके जाएंगे। कॉट, ऐसा र्यूमर था, है ना। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized horse and pitchforks and attacked chateaux. अब चैट्यू क्या होता है, कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैन, मतलब जहाँ पे मिनिस्टर लोग राजा के रहते हैं उनको अटैक कर दिया। They looted, hoarded grain and burned down documents containing records of manorial due. चालाकी क्या की उन लोगों ने, ग्रेन लूट लिया नोबल लोगों से, एंड जितने भी लाइक ड्यूज थे उनके डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. नोबल्स डर के मारे अलग अलग कंट्री में भागने लगे। Faced with the power of the revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by the Constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of the obligation and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and lands owned to the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. अब हुआ क्या, लुई 16 फाइनली हार मान गया। जब बेस्टाइल ये सब इतना तोड़ा फोड़ी हुआ, कंट्री साइड में भी इतना हंगामा हुआ कि नोबल से उधर ग्रेन ये सब चुरा लेते थे, एंड जितने भी ड्यूज थे वो डॉक्यूमेंट फाड़ दिए लोन के। सो फाइनली लुई 16 ने कहा एक काम करते हैं, जो नेशनल असेंबली बोली है ना कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कर दो। तो 4 अगस्त 1789 को ऐसा असेंबली में ऑर्डर पास हुआ कि अब कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा, कोई प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होंगे,
एंड सभी को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। टिथेस जो टैक्स जो जाता था चर्च को वो अब नहीं होगा। एंड जो चर्च के जो लैंड थे वो भी कॉन्फिस्टिकेट कर लिए थे, जिसके कारण गवर्नमेंट को 2 बिलियन स्लेवर्स मिला था। इसके बाद फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये एक अलग से 1791 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था मोनार्की के साथ, लुई 16 के साथ, वो कैसा बना था वो अलग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सो थैंक यू।